ईरान ने युद्ध का आगाज कर दिया है और पूरा विश्व सदमे में है और बाजार सहमे हुए हैं और सबके दिमाग में एक बात आ रही है, क्या इजराइल न्यूक्लियर अटैक करेगा? अब हमारे बाजारों का क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, क्रूड ऑयल का क्या भाव होगा और न जाने क्या क्या शंकाएं दिमाग में आ रही है। यहां तक कि जो लोग ईरान या फिर इजराइल में रह रहे हैं उनके दिमाग में भी अनसर्टेनिटी आ रही है कि वो क्या करें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक इन्वेस्टर क्या करे। वो इन्वेस्टर के दिमाग में इतनी अशांति हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो करे क्या, तो आखिर क्या करे। क्या वॉर एक अपॉर्चुनिटी है या वॉर अभी भी ज्यादा नहीं टूटा है, बाजार से एग्जिट कर जाए। जानते हैं इस वीडियो में कि हिस्टोरिकली वॉर में क्या हुआ और इस वॉर के बाद में आखिर होने वाला क्या है। मुझे याद है वो कारगिल वॉर, जी हां, कारगिल वॉर जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे लड़ा गया था। उस वॉर में 1 महीने तक वॉर की तैयारियां देश में चल रही थी। कारगिल की कुछ पहाड़ियों पर पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने अपना कब्जा जमा लिया था और उस कब्जे को हटाने के लिए ये वॉर हुआ गया था और इसके लिए तैयारी में लगभग 1 महीना लगा। और उस 1 महीने में पता नहीं क्या होगा, ये सोचते 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 बाजार टूटता रहा। जिस दिन पहला अटैक हुआ वो ध्यान है मुझे, शनिवार का वो दिन जब अटैक हुआ, तो अटैक होते ही बाजार बंद हो चुका था। शाम का टाइम था, रात का टाइम था, अटैक हुआ। संडे को यदि हम अनऑफिशियल मार्केट में बात करते हैं तो किसी भी चीज का कोई बायर नहीं है। और यहां तक कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जीजो भाई टावर में जो कर्व का मार्केट चला करता था, जो रात में वहां पर ट्रेडिंग हुआ करती थी, वहां पे भी कोई बायर नहीं है। ये समझिए कि 10% नीचे तक भी कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में भी बाय नहीं था। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों ने कर्व में बेचा भी सही माल, लेकिन अगले दिन जब मार्केट खुला तो मार्केट अपने पैनिक से खुला लेकिन वहीं से रिकवर हो गया। और वो दिन था जो बाजार पिछले 1-1.5 महीने से टूट रहा था, उसका पैनिक बॉटम उसी दिन बना और वहां से बाजार ठीक हो गया। ये तो था कारगिल वॉर का। लेकिन जहां तक पुराने वार की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वार का तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले वर्ल्ड की कंडीशन क्या थी। पूरा वर्ल्ड विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी कि 1929 द ग्रेट डिप्रेशन में फंसा हुआ था। उस समय उस डिप्रेशन से निकलने का कोई तरीका वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमिस्ट को, किसी भी सेंट्रल बैंक को, किसी भी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था। उसी ड्यूरेशन में एक वॉर हुआ जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम से जानते हैं। और उस वर्ल्ड वार में पूरा वर्ल्ड झुक गया और झुककर जब पूरा वर्ल्ड उसमें लगा तो उसमें पूरा वर्ल्ड लगभग तहस नहस हो गया। जब तहस नहस हो गया तो वॉर जब खत्म हुआ, तो वॉर खत्म होने के बाद में पूरे वर्ल्ड में दोबारा से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई। और वो जो मंदी थी, क्या पता था कि इस वॉर के पीछे इस मंदी का अंत पड़ा है और वो मंदी उसी वॉर के साथ खत्म हो गई। और वहां से पूरा वर्ल्ड आज तक नई तेजी में चल रहा है। ये वो सेकेंड वर्ल्ड वार था। उस समय ही सबसे ज्यादा यदि किसी ने फायदा उठाया तो अमेरिका ने उठाया। क्यों? क्योंकि वो एक अलग जगह बैठा हुआ था और वर्ल्ड वार मेन यूरोप में लड़ा गया। जब यूरोप में लड़ाया गया तो सारा नुकसान यूरोप में हो रहा था और वो अपने वहां की फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन यूरोप में बेच रहा था। वो अपनी फैक्ट्रियों से वेपन बनाकर यूरोप में बेच रहा था और वॉर के दोनों पक्षों को बेच रहा था। और वो उसकी एंट्री तो लास्ट में क्लाइमेक्स में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डालने के साथ ही खत्म हो गई, क्योंकि वो उस समय न्यूक्लियर बम बना रहा था। और वो इस जल्दी में था कि जैसे ही ये बम बन जाए और इस बम को मैं डाल दूं, और 2 दिन के गैप में जब ये बम गिरे तो हिरोशिमा और नागासाकी तो खत्म हो गए, लेकिन वर्ल्ड की जो मंदी थी वो भी साथ में खत्म हो गई। तो वॉर में जनरली ये होता है कि आज जब हम देखते हैं कि वॉर कहीं भी नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही टेंशन आता है, क्या ये न्यूक्लियर वॉर में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। और इसी टेंशन के मारे बाजार उसको नेगेटिवली इफेक्ट डालते हैं। वार में और भी अनसर्टेनिटी होती है। इंटरनेशनल बिजनेस खराब हो जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि आप सीज के रूट से कहीं कोई बिजनेस हो रहा है वो बंद हो जाते हैं। क्रूड ऑयल में तेजी आ जाती है और यहाँ तक कि लोग अपने घरों में, जो वॉर से इफेक्टेड एरिया होता है उसमें अपने घरों में अनाज तक और पेट्रोल कारों में पेट्रोल फुल भर के रखते हैं। रीजन क्लियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि खाने को अनाज ना मिले और पेट्रोल कहीं भागना पड़े तो गाड़ी तो फुल होनी चाहिए। ऐसे में ये सब चीज़ों की डर बैठ जाता है और इकोनॉमी फ्रंट में देखें तो बिजनेस खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनरल विश्वास का वातावरण खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये वॉर एंड ऑफ द वर्ल्ड है? यदि ये नहीं है तो आप ये मान के चलिएगा कि जब तक एंड ऑफ द वर्ल्ड या न्यूक्लियर अटैक नहीं हो रहा है तब
तक ये मान के चलिएगा कि कोई भी वार एक अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बैड न्यूज इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटी होती है, नए की अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिकली आइए हम देखते हैं कि हिस्ट्री में और क्या क्या हुआ। पिछले 25 सालों की यदि हम बात करें तो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। उसके बाद में सन 2001 में अफगान वॉर, जो सबसे पहला इस सेंचुरी का, इस सदी का सबसे पहला वॉर था, सबसे लंबा चलने वाला वॉर 2001 में चालू हुआ। और उस चालू होने का रीजन क्या था कि तालिबान ने यूएस पे अटैक किया, ट्विन टावर पर, जिसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। और सितंबर में ये अटैक हुआ। जब ये अटैक हुआ उसके रिवेंज में तालिबान पर अमेरिका ने अटैक किया और ये वार 20 साल तक चला। 2001 में जो वॉर स्टार्ट हुआ 2021 तक चलता रहा। 2021 में जाकर अमेरिका ने अपने ट्रुप को वापस बुलाया, तब तक ये वार चलता रहा। और 2021 में जब तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान में सरकार गठन किया, वहां जाके ये वार खत्म हुआ। तो ये 20 साल चलने वाला वार था जिसने क्रूड ऑयल में आग लगा दी इनिशियली। तो जब क्रूड ऑयल में आग लगी तो आप ये मान के चलिएगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी ये सबसे लंबा वार चलने वाला वार था। अमेरिका और नाटो फोर्सेस तालिबान के ठिकानों पे हमला करते रहे। ज्यादातर ये वार ऊपर से लड़ा गया अमेरिका की तरफ से। जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ उस दिन निफ्टी 950 था, और जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ उसके 6 महीने बाद में यही निफ्टी 1200 के आसपास था। और यही नहीं, जिस दिन ये वॉर खत्म हुआ उस खत्म होने से एक दिन पहले भी हम देखें तो 15,000 के आसपास निफ्टी आ चुका था। 950 वाला निफ्टी पूरे 20 साल वॉर चलता रहा और 15,000 निफ्टी आ चुका था। तो ये वॉर का इम्पैक्ट था। लेकिन इमीडिएट इस रिएक्शन तो नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्विन टावर गिरे थे तो वर्ल्ड एक साथ सहम गया था कि क्या कुछ बुरा हो सकता है। और आपको ध्यान होगा, जो उस समय जिन्होंने सुना होगा, कि जैसे ही ट्विन टावर गिरे यूएस के पब्लिक ने फ्लाइट से ट्रेवल करना बंद कर दिया। जबकि मेरा ही मानना था कि उसके नेक्स्ट डे फ्लाइट में ट्रेवल करना सबसे सेफेस्ट था, क्योंकि उस समय अलर्टनेस काफ़ी बढ़ गई होगी। लेकिन ये ह्यूमन नेचर होता है, कुछ समय तक, महीने 20 दिन तक फ्लाइट में ट्रेवल करना रिस्की माना जाने लगा था। लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल करना चालू कर दिया था। लेकिन ये सब डर है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। इसलिए जिसने भी इस डर में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फायदा हुआ होगा। सेकेंड वॉर इस सेंचुरी में जो हुआ वो था सन 2003 में। ये वॉर था इराक वॉर। जी हाँ, इराक वॉर। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए यूएस ने ये वॉर खेला गया था और ये 2003 से लेकर 2008 तक चलता रहा। और इस वॉर में क्रूड ऑयल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, क्योंकि गल्फ कंट्रीज क्रूड ऑयल की मेन सप्लायर है। और साथ ही एक और बात बता दूं, जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ था उस दिन निफ्टी 1000 था, और जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ उसके 6 महीने बाद में निफ्टी 1800 था। और आपको ध्यान होगा 2003 जब ये वॉर स्टार्ट हुआ वहां से जो तेजी चली थी 2011 तक तो ये वॉर चला, लेकिन 2008 में ही बाजार अपने लाइफ टाइम अपने बड़ा हाई बनाया था, और लेहमैन ब्रदर क्राइसिस से पहले का वो टाइम था। तो इसलिए ये जो वॉर था, जो 1000 निफ्टी था, वो 2008 और 2011 तक काफ़ी बढ़ चुका था। इसका मतलब कि वॉर में इन्वेस्टमेंट किया फायदा का। लेकिन दूसरी तरफ जिस दिन वॉर हुआ उसके 1 महीने बाद की पोजीशन देखें तो निफ्टी 100 पॉइंट डाउन था। 1000 वाला निफ्टी 100 पॉइंट डाउन। आप कहेंगे 100 पॉइंट में क्या होता है, लेकिन 1000 पर 100 पॉइंट डाउन मतलब 10% डाउन था। तो ये 8-10% डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना जरूर था कि वॉर अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी तरह निकल के आया है। इस सदी का तीसरा बड़ा वॉर जो किसी दो देश के बीच में लड़ा गया वो रशिया यूक्रेन वॉर। जी हाँ, ये वार फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ। इसका मुद्दा यह था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने वाला था। इस पर काफ़ी विवाद और बातचीत चल रही थी। अंत में परेशान होकर रशिया ने एक दिन यूक्रेन पे अटैक ही कर दिया, और वो टाइम था फरवरी 2022 का। फरवरी 2022 जिस समय अटैक किया निफ्टी 17,000 था, और जून में यही निफ्टी 15,000, लगभग वही 8-10% गिरा। आपने क्या देखा कि अगेन जब वॉर के इम्पैक्ट में जब बाजार टूटा तो 8-10% के आसपास टूटा। लेकिन आपको पता है फरवरी 2022 से लेकर 17,000 वाला इंडेक्स जो 15,000 आया था, आज आपको पता है कि वो 23,000 के आसपास चल रहा है, और साथ में वॉर अभी तक चालू है। इसमें खास बात यह है कि ये वो वॉर था जिसमें इंडिया ने बहुत बड़ा फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि
यूक्रेन और रसिया वॉर के चक्कर में रसिया पर कई रेस्ट्रिक्शन लगे, और जब ये रेस्ट्रिक्शन लगे तो वहां पर लगभग आधी दुनिया रसिया से ऑयल परचेज नहीं कर पा रही थी। ऐसे में बाजार भाव को छोड़ते हुए, बाजार भाव से काफी नीचे इंडिया ने डील करके रसिया से ऑयल परचेज किया, और वो न डॉलर में परचेज किया बल्कि इंडियन करेंसी में उसको परचेज किया, और इस तरह से इस वॉर का एक बड़ा बेनिफिट इंडिया ने उठाया। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो अगेन वॉर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नजर आया। चौथा सबसे बड़ा विवाद, गाजा विवाद। काफी लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन में ये विवाद चल रहा है, और हमेशा गाजा जब अटैक करता है इजराइल उसको नेस्तनाबूद कर देता है, लेकिन जब वो नेस्तनाबूद कर देता है तो कुछ साल बाद में फिर से वो अटैक कर रहा है, और ये इनकी कॉन्फ्लिक्ट परमानेंट चल रही है, जो कभी खत्म न होने वाली ऐसी कॉन्फ्लिक्ट नजर आती है। जब भी गाजा तबाह होता है तो कुछ समय के लिए शांति होती है, लेकिन फिर से वो किसी न किसी रूप में अटैक कर देते हैं। जहां इजराइल एक तरफ डेवलप्ड नेशन से अच्छे संबंध बना के रख रहा है, वहीं ये फिलिस्तीन मिडिल ईस्ट में अच्छे संबंध बना के रखती है। तो इसलिए दोनों को पावर और सप्लाई तो मिलती रहती है, लेकिन इनका ये वॉर कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये तो वैसा ही वॉर है जैसा वाली सुग्रीव का वॉर आपस का कभी खत्म नहीं होता था, तो ये वॉर चल रहा है। लेकिन जब भी ये वॉर के कारण बाजार टूटा, बाजार ने नई अपॉर्चुनिटी बाइंग की। अभी रिसेंट टाइम की यदि बात करूं मैं, अगस्त 2022 में फिर से ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, और जिस दिन ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी बाजार टूटकर 17,500 निफ्टी आ गया था, लेकिन उसके एक साल बाद में निफ्टी 19,500 हो गया। और जब भी इस वॉर की, गाजा वाले इस वॉर की न्यूज से बाजार टूटा, जिस दिन भी पैनिक से बाजार खुला, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी गई। और ये वॉर अभी खत्म भी नहीं हुआ है, या ये वॉर अभी भी डिस्टर्बेंस में ही चल रहा है, ये एरिया अभी भी डिस्टर्बेंस में चल रहा है, लेकिन फिर भी निफ्टी 23,500 है। आइए अब हम बात करते हैं इजराइल और ईरान वॉर की। ईरान और इजराइल का ये वॉर पिछले फ्राइडे को ही इसकी रूमर्स पैदा हुई, उस कारण से इजराइल और इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। कब अटैक किया? सैटरडे को, जिसकी न्यूज हमें फ्राइडे को ही आने लग गई थी, और उस न्यूज आने के कारण फ्राइडे को इंडियन मार्केट टूट के बंद हुए। इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस के मार्केट भी टूटे। यूएस के मार्केट टूटे, साथ में रात में जब अटैक हुआ तो एक घबराहट का सा माहौल था। घबराहट के माहौल के बीच में संडे आ गया। संडे की छुट्टी के बाद में आज आपने क्या देखा? बाजार सुबह से गैप डाउन खुला, कितना सा 1-1.5% गैप डाउन खुला, और लगभग पूरे दिन उसी गैप डाउन के पे चला रहा। और यहाँ पर अभी इसका कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन एक दिमाग में हमेशा बात करती रहती है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर कंट्री है, कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर अटैक कर दे। और बस इसी कारण से, इसी डर से बाजार टूटता रहा। और साथ में जहां ईरान की बात है, वहां पर गल्फ, या ये गल्फ एरिया है जहां से क्रूड ऑयल का सप्लाई होती है, तो यदि ये डिस्टर्बेंस में रहेगा तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। इस बात को जानते हुए बाजार अभी सहमा हुआ है। और आज दूसरा दिन है, यानी कि फ्राइडे जिस दिन र्यूमर थी, आज जिस दिन रियल में अटैक हुआ, बाजार 1-1.5% डाउन है। और इस समय बाजार बंद नहीं हुआ, लेकिन 1-1.5% डाउन है, लगभग यही बंद होगा। लेकिन ये 2, 5, 7, 10 दिन या 8 से 10% का मैक्सिमम करेक्शन मान लें, जिसकी भी कोई गारंटी नहीं है कितना होगा। लेकिन जब भी वॉर की न्यूज से बाजार टूटा है तो हमें इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए, यह माना गया है। हिस्ट्री में आज हमने बात की, सब कुछ ये कहा है। एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इंटरनेशनल न्यूज के कारण इंडियन मार्केट टूटे, चाहे वो वॉर हो या कोई और रीजन हो, जब भी ऐसा कोई हो तो इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये एक थंब रूल आप याद रख लीजिए। यदि आप इस रूल को याद रखेंगे तो ये मान के चलिएगा कि लॉन्ग रन में आपको फायदा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी, यानी कि रीजनेबल प्राइस और गुड न्यूज एक साथ नहीं मिलती है। यदि आपके पास न्यूज खराब होगी तो प्राइस बाइंग का लिए अच्छा होगा, नीचे होगा, और यदि न्यूज अच्छी होगी तो प्राइस उससे भी बेटर होगा। तो इसका मतलब कि ये बाइंग के लिए बार्गिन नहीं होगा। बार्गिन कब होगा? जब न्यूज खराब है और प्राइस उससे भी ज़्यादा खराब है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंटरनेशनल बैड न्यूज़ को बाइंग अपॉर्चुनिटी मानते हुए यदि हम काम करें तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा साबित होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब कर दीजिए। कि मिलते हैं फिर किसी और न्यूज़ के साथ में, किसी और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।